जोशीमठ चर्चा में है। आज यही चर्चा का विषय होगा। चूँकि हमारा सपना है कि सिविल सेवा के विद्यार्थी हिंदी माध्यम में टॉप करें, तो चर्चा का यह विषय भी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के पैटर्न पर ही समाप्त होगा। शुरुआत करते हैं बचपन से, एक पूर्व पीठिका से, एक प्राथमिक अध्यवसाय से। जोशीमठ की मेरी यादें मेरे नाना से जुड़ी हुई हैं। यद्यपि मेरे सगे नाना नहीं थे, किंतु सगे नाना से ज़्यादा प्रभाव उनका हम पर और हमारे परिवार पर था। नाना जब आते थे तो बाबा हमारे उन्हें 2-4-6 दिन और रोक लेते थे। तथापि बाबा के बारे में बताते चले, बाबा हमारे बड़े रिश्तेदार विद्रोही थे। उनका रिश्तेदारों में कोई बहुत रुचि नहीं थी। एक रिश्ते को लेकर के तो उनके अंदर बड़ा विरक्ति भाव था, वो साढ़ू भाई का रिश्ता। साढ़ू भाई हमारे अवध क्षेत्र में पत्नी की बहन के पति को कहते हैं। तो इस रिश्ते को तो हमारे बाबा एकदम से नकार ही देते थे। यहाँ तक बोल जाते थे कि इस रिश्ते का प्रवेश जिस घर में हुआ उस घर के नारायण ही मालिक। बहरहाल जोशीमठ की चर्चा जो हमारे नाना द्वारा हमारे मन में मस्तिष्क बड़ी अलौकिक तरीके की, अनुपम तरीके की छवि के रूप में रची बसी। चूँकि नाना उसी तरीके से जोशीमठ का अप्रतिम वर्णन भी करते थे। दिन बीतते रहे, कुछ दिनों बाद हमें यह पता लगा कि नाना हमारे मठ के कानूनी मसले देखते हैं। तो मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ कि मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, ये तो भगवान के घर हैं, वहाँ पे विवाद क्यों हो रहा है। यही मुद्दा है, यही चर्चा का केंद्र बिंदु है कि मठों में विवाद क्यों। शायद आज वह विवाद विभिन्न तरीके से बढ़ गया है। अधिकारियों के आग्रह दुराग्रह, राजनेताओं को तुष्टीकरण, वैज्ञानिकों और संस्थानों के अपने दायित्व को सही तरीके से न निभा पाने के कारण आज यह विवाद ज़्यादा बढ़ गया है और जोशीमठ दरक रहा है। दरकन के इसी समय और संदर्भ की चर्चा हम कई बिंदुओं में करेंगे। जैसे नंबर 1, जोशीमठ कहाँ है। नंबर 2, कुछ चर्चा हिमालयी क्षेत्र की। तीसरी चर्चा होगी हिमालय की महत्ता और महानता की। अगली चर्चा हम करेंगे आपदा के संकेत तो पहले मिल रहे थे, चेते क्यों नहीं। नेक्स्ट पॉइंट होगा वर्तमान स्थिति जोशीमठ की जो है, और अगली बात होगी यहाँ की योजनाएं और परियोजनाएं। नेक्स्ट पॉइंट होगा विकास बनाम विस्थापन, और अगली बात होगी सरकार और संस्थानों का दायित्व तो कैसा है, कैसा होना चाहिए था, कैसा होगा। और अंततः हम इस बिंदु से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के प्रश्न तलाशेंगे। तो पहले हम देखते हैं जोशीमठ कहाँ है। तो जोशीमठ हमारे भारत गणराज्य के उत्तराखंड राज्य में के चमोली जिले का एक हिमालयी क्षेत्र है जो समुद्र तल से 1874 मीटर ऊंचा है। अब अगली चर्चा हम करेंगे कि हमारा हिमालयी क्षेत्र कैसा है। तो कुछ चर्चा हिमालयी क्षेत्र की, जिसमें कुछ बिंदु आप जान लें। हिमालय के अस्तित्व में आए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। यह किशोरवय पर्वत है। यह स्थिर और ढीली मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर की दर से खिसकन हो रही है। खिसकन का कारण हिमालय के आयतन और घनत्व में संतुलन नहीं है। और जान लें, हिमालय न मैदानी क्षेत्र जैसा है जो जलोढ़ मिट्टी की चादर जैसी परत बिछने से बना हुआ है और कुछ स्थिर हो गया है, और न हिमालय प्रायद्वीपीय भारत जैसा दृढ़ भूखंड है। एक बात और, अपने ही आयुव्यय में बने हुए आल्पस पर्वतमाला की श्रृंखला
के ढलानों और पर्वतों जैसा वह पुराना और स्थिर भी नहीं हो गया। यानी कि स्थिरता हिमालय का सामान्य और संक्षिप्त परिचय है। इसके बाद वर्षा, बादल का फटना, बेमौसम बरसात, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी इसे और अस्थिर बना रहे हैं। आप जरा सोचें कि यह प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ अगर मानव जनित घटनाएं भी हिमालय पर अपना दबाव बनाने लगे, मनुष्य का हस्तक्षेप भी बढ़ जाए, तो गति, रीति नीति, हिमालय की प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी होगी। ध्यान रहे, बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप जो करेगा तो पहला काम अपर्दन और अपक्षय जो यहाँ का सामान्य चरित्र है, इसको बढ़ने की गति और तेज कर देगा। जमीन खिसकने की दर और तेज होगी, नदी के प्रवाह बदल जाएंगे और इससे उत्पन्न खतरे को तो आप समझ ही रहे हैं। मानव का रहस्यवास जनजीवन गहरे प्रभावित होगा। भूस्खलन, भूकंप की संख्या और बारंबारता में वृद्धि होगी। स्मरण रहे, हिमालय सर्वाधिक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में है। पर्याप्त सतर्कता, गहरी सतर्कता, खूब समझदारी की आवश्यकता है यदि विकास की प्रक्रिया को सही स्वरूप और धारणीय स्वरूप देना है तो। तीसरा बिंदु हम बताएंगे, थोड़ा महत्व हिमालय का। तो जहाँ तक हिमालय के महत्व और महानता का प्रश्न है, तो एक प्रश्न आगे से पूछा गया था, हिमालय महान क्यों है? सामान्य परिचय कीजिए, समीक्षा के जो कुछ भी कहे। तो पहले तो आप जानते हैं महान किसे कहते हैं, महत्व किनका होता है। महान वही होता है जिसमें आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक और भौतिक गुणों के साथ साथ आध्यात्मिक गुणों का समावेश हो। यानी कि जिसके पास धन हो और दान भी करता हो, जिसके पास सुख हो और दुख का इंतजार भी करता हो, जो अच्छा तो हो लेकिन बुरे लोगों को हे दृष्टि से न देखता हो, जिसमें बुद्धि बल तो हो, बुद्धि भी हो विवेक के साथ, जो निर्देश तो दे लेता हो उसी तरीके से निर्देश मानने के लिए भी तत्पर रहता हो, जो अच्छा वक्ता हो, श्रोता भी अच्छा हो, जो नेता अच्छा हो और उसी गति से पीछे भी चल लेता हो। कुल मिला जुला करके भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक गुणों की समाविष्टि ही महानता का परिचय है। और ये दोनों गुण हिमालय में गहरे तिरे हुए हैं, जिनको हम अधोलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। कक्षा 7 में श्लोक का पढ़े, हिमाद्रि ललाटे पदे चय सिंधु, हमारा मस्तक है वह अपने पुरुषत्व, अपनी हैसियत, अपनी स्थिति का परिचय मिलता है हिमालय से। हिमालय हमारी अवस्थिति को बताता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिमालय हमारी अवस्थिति का संक्षिप्त परिचय करता है। हिमालय जंगली जीवों की शरण स्थली है, योगियों और मुनियों का प्राकृतिक बसेरा है। यह देवभूमि कहा जाता है, जहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ ऐसे तमाम देवभूमियाँ विद्यमान हैं। वैष्णो माता मंदिर से तमाम जितने भी देवभूमियाँ हैं, जिनने भी देवस्थान है, कहते हैं कि साक्षात शंकर जी वहीं पर विराजे हुए। हिमालय उत्तर से आने वाली पवन से रोक कर हमको ठंड से बचाता है और दक्षिण से उठी पवन को रोक करके हमें वर्षा मान देता है। बिजली पानी का अजस्र स्रोत है, पर्यटन और संस्कृति का पालना है, स्वास्थ्यकर जलवायु यहाँ का परिचय है, सौंदर्य और अध्यात्म का रमणीक स्थल है। इस तरह से हिमालय में
इसे प्राकृतिक संसाधनों का अजायब घर भी कह सकते हैं। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, तमाम तरीके के शहतूत उत्पादन, पर्यटन और संस्कृति यहाँ के संस्कृत परिचय है। तो एक विशिष्ट आध्यात्मिक और भौतिक संस्कृति का प्रदाता होने के कारण हिमालय महान है, यह कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब अगली बात, अगर ऐसी जगहें दरकन की शिकार हों, अगर ऐसी जगहों पे आपदाएं आएं, अगर ऐसी जगहों पे जनजीवन संकट में हो, तुर्की का भूकंप अभी आपके सामने है, ऐसे खतरे जोशीमठ क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में आ सकते हैं। स्थितियां हमें आगाह कर रही हैं, संकेत पहले से मिल चुके हैं। अब सतर्क होकर के होना, हमें काम करना जरूरी है। तब हम देखेंगे कि आपदा के संकेत तो पहले मिल रहे थे। आज यही हिमालय संकट में है, जोशीमठ तो निमित्त मात्र है। कहते हैं कि आपदा के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। अब हम चेते ही नहीं तो कोई क्या करे। फौरी तौर पे कहते हैं जब आपदाएं आने को होती हैं तो सबसे पहले जीवधारी प्रभावित होते हैं और वे अपना स्थान बदलते लगते हैं। सांप अपनी जगह छोड़ने लगता है, वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब तो होगा ही। जब तयशुदा नियमों की अनदेखी होगी, जब पहले से तय है कि 500 वर्ग फीट से यदि ज़्यादा निर्माण होगा तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और सही ये है कि 500 वर्ग फीट से ज़्यादा क्षेत्र का निर्माण पहाड़ पर न हो। निर्माण विनिर्माण, अवस्थापन और संरचना, विकास के नाम पर अस्थिर पहाड़ से छेड़छाड़ भी कम गंभीर मुद्दा नहीं। पर्यावरणीय अनदेखी, पारिस्थितिक तंत्र के लिहाज से निर्माण कार्य एवं योजनाएं बनाने में विफलता, विकास के नाम पर योजनाओं और परियोजनाओं की बाढ़। अब तो अस्थिर हिमालय और अस्थिर होगा ही। जोशीमठ क्या, ये प्रभाव पूरे उत्तराखंड, हिमाचल, अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ जाएगा। हिमालय के पूरे 2400 किलोमीटर की एरिया भी इससे प्रभावित होगी। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। गजब बात है कि 13 की त्रासदी अभी कुछ दिन पहले की से हमने भूल गए। हमने उसे कुछ सीख नहीं लिया। यदि अब भी हम न चेते तो नारायण ही मालिक हैं और नारायण को भी याद कर लें। गीता के अध्याय 10 में भगवान कहते हैं, स्थावराणाम हिमालय अचल वस्तु में मैं हिमालय हूँ। कल्पना करें हिमालय जो कंकड़ पत्थर बजरी ढीली मिट्टी का बना क्षेत्र है, वहाँ पे सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर खड़े हों तो क्या आप वहाँ पे काट छांट करेंगे? नहीं न। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन आपदाओं से आप क्यों नहीं चेत रहे हैं जो अपने आने की संकेत पहले से ही कर देते हैं? अब हम देखेंगे वर्तमान स्थिति क्या है जोशीमठ की। बड़ी तबाही का मंजर सामने है। ज़मीनें दरक रही हैं, लोग खौफजदा हैं। आशंका है कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्राकृतिक आपदाएं दस्तक देने वाली हैं। लोगों को हटाया जा रहा है। आपदा मोचन दल सक्रिय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरे इस प्रयास में हैं कि जल्दी से जल्दी इनको उचित स्थान पर पहुंचाया जाए। ऐसे उचित स्थानों की तलाश भी हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये मानवीय हस्तक्षेप से उपजी त्रासदी है, मानव निर्मित त्रासदी है, प्रकृति से मानवीय छेड़छाड़ से उपजी दशा है। इस नाते मनुष्य को अपने दायित्व को तो समझना ही पड़ेगा। यह पिछली आपदाओं से सीख न लेने की कहानी है। यह जमीनी हकीकत व प्रकृति के मर्म को न समझ पाने की भूल की भी कहानी है। तो प्रकृति को प्रकृति की तरीके से समझें। यद्यपि संदर्भ थोड़ा सा उल्टा है,
जब आपदा आई उत्तराखंड में तो उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय विजय बहुगुणा जी, उन्होंने कहे कि राम राम करिए, भजन कीर्तन करिए। उस समय वो बात कितना उचित थी कितना नहीं उचित थी, किंतु योगेश्वर जो कहते हैं हिमालय के संदर्भ में, वृक्ष के संदर्भ में, नदियों के संदर्भ में, उसे एक बार स्मरण करने का वक्त तो आ गया है। अगर वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना है और ऐसी कोई स्थिति न आने देना है तो जहाँ तक यहाँ की योजनाओं और परियोजनाओं का संदर्भ है तो यहाँ ये आपदा के संदर्भ में जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या, इनकी स्थिति ज़मीनी हकीकत से साम्य, गलत आकलन व पूर्वानुमान, अधिकारियों का अधिक आत्मविश्वास, आंकड़ों से छेड़छाड़, सरकारी दुराग्रह, श्रेय लेने की होड़ और वोट की राजनीति में छिपा हुआ है। अगर हम कुछ उदाहरण लें तो 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना से चिंता जताई जा रही थी कि इसे भूमि दरके की अपक्षरण होगा, अपर्दन होगा, लेकिन इंजीनियर हैं कि मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं सब ठीक ठाक है। 2021 की बाढ़ से खतरा और बढ़ा है, लेकिन इस सत्य को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना पूरी तरीके से तबाह हो गई, 200 लोगों की मौत हुई, किंतु इधर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान रहे, प्रत्येक आपदा यह संदेश देती है कि सड़कें, सुरंग, आवास, भवन निर्माण बनाने के पहले 10 बार सोचें, पारिस्थितिकी की जानकारी करें, फिर ऐसे निर्माण पर रुख करें। 70 जल विद्युत परियोजनाएं कतार में हैं, इंजीनियर को समझते ही नहीं हैं, सरकार तो फिर सरकार ही है। कहते हैं टिहरी बांध जो 760 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है, अगर किसी कारण से बंधा टूट जाए तो 300 किलोमीटर दूर आगे रीवा तक, एमपी तक पानी होगा, पानी 3 मीटर होगा, हम वैसे डूब जाएंगे। भारत का संवेदनशील समाज और साइबर क्राइम या जिस तरीके से सूचना संचार की बढ़त इस समय देश को हासिल है, कोई गलत सूचना अगर प्रसारित हो गई तो टिहरी बंधा टूटने, तो आधे लोग तो वैसे मर जाएंगे। क्या ज़रूरत है आतंकवादी घटना की, क्या ज़रूरत है प्राकृतिक आपदा की? तो अपने संवेदनशील समाज की संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकृति के महत्व और महात्म्यों को समझना पड़ेगा, बातें तब बनेगी। अंततः हम कहेंगे, कौन कहता है विकास न हो, पर विकास विनाश की शर्त पे न हो। वैज्ञानिक विकास के इस युग में विनाश की परछाई साथ साथ चलती है। परियोजनाएं बने वे छोटी हों, पारिस्थितिकी के अनुकूल हों, विकास के लिए बनाई जाएं, तो कोई खास बुराई नहीं है। जहाँ तक विकास बनाम विस्थापन का मुद्दा है, तो विकास से उपजी हुई जो सबसे बड़ी समस्या होगी विस्थापन का, वे लोग रहेंगे कहाँ? टिहरी बांध परियोजना के विस्थापित अभी भी उस आपदा का दंश झेल रहे हैं। देहरादून में तो बाकायदे TSDL की एक कॉलोनी ही बसाई गई है, किंतु यह मत भूलें, पहाड़ के लोगों की एक अपनी संस्कृति होती है, एक रहवास होता है। मैदानी क्षेत्र में पहुँच करके वे अपना अधिवास, आवास, घर तो खोएंगे, अपनी संस्कृति भी खो देंगे। और ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में जहाँ तापमान और बढ़ रहा है, वो न्यून तापमान के लोग वहाँ सर्वाइवल कैसे पाएंगे? इन समस्याओं की भी अनदेखी आपको नहीं करना चाहिए। तो विकास के नाम पर विस्थापन से उपजी हुई समस्या के बारे में गंभीर तरीके से विचार कर लेना चाहिए। भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का ही क्षेत्र रहेगा, वो घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस नाते पहाड़ को पहाड़ जैसा इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट में ही रखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। आज सरकार एवं संस्थाओं का दायित्व तो बढ़ा है। संस्थान सही आकलन व पूर्वानुमान प्रस्तुत करें, सरकार को सही जानकारी दें, सरकार उसे सही से समझे, आग्रह दुराग्रह में न फंसे, आपदा प्रबंधन विभाग मुस्तैद रहे, परियोजनाएं लाभकारी हो सकती हैं। किंतु ध्यान रहे, हम पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से अनुकूल और सामाजिक रूप से समावेशी विकास के लिए
उपलब्ध जानकारियों और ज्ञान का इस्तेमाल करने में विफल रहे हैं। इस विषय पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक वाजिब प्रश्न उठता है कि परियोजनाओं का खाका तैयार करने के लिए स्थापित सभी संस्थान, जिसमें ढेर सारे तो उत्तराखंड में ही हैं, यह तकनीकी सलाह देने में क्यों विफल रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि उनका विज्ञान इतना लापरवाह हो गया है कि वो अपने कारोबार की स्वाभाविक प्रकृति को भी नहीं समझ पा रहे हैं? या फिर नीति निर्धारक इतने दुराग्रह हो गए हैं कि वे उनके विचार को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं, जो पहले से तय विचारों या निर्णयों का समर्थन नहीं करते? नीति निर्धारक दूसरे के सुझाव माने या न माने, मगर जोशीमठ जैसे क्षेत्रों में कई और आपदाएं आएंगी, कम से कम यह आशंका तो उन्हें स्वीकार ही कर लेनी चाहिए। तो यह जोशीमठ के बारे में कुछ बिंदुओं पे खास चर्चाएं हैं। अब इतने पॉइंट को प्री मेंस इंटरव्यू में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें, शुरू में हम अपने बाबा नाना की कुछ बात बताएं तो उनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आईएएस बने, खास तरीके वाला आईएएस बने, खास पॉलिसी बनाने वाला, खास समझ वाला। यहाँ पे जड़ों पे जोर जैसे मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। ऊपर की बातें हमने यहीं से न जोड़ा कि मठ विवाद में है, विवाद बढ़ गया है। उस विवाद के कई आयाम, कई विस्तृत रूप हो सकते हैं, उसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। विषाद, विवाद, विसंगति, वितंडावाद, विचलन, फिर दरकन। शायद इसी नाते जोशीमठ दरक रहा है। मठ की, मंदिर की, मस्जिद की सर्वमान्य अर्थवत्ता न समझ पाने के कारण नाना विवाद निपटाने के लिए न्यायालय जाते थे। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रही, इस नाते न्यायपालिका में जाना पड़ रहा है। सरकार के अंग कमज़ोर पड़ रहे हैं। जब अंग कमज़ोर पड़ेंगे तो दरकन तो होगी। तो जड़ों पे जोर से हमारा दो अभिप्राय होता है। पहला, अपनी प्राकृतिक संपदा, वन संपदा का संरक्षण, अपनी जैव संपदा का संरक्षण, और दूसरा अपने पूर्वजों, दादा दादी, नाना नानी से रिश्ते। आप शायद इन बातों को कहीं निबंध में आप प्रयोग कर सकेंगे। कोई भी चीज़ें अहेतुक नहीं होती हैं। मैं एक भी शब्द बिना मतलब का नहीं बोलता हूँ। उनको जोड़ें, अच्छा अधिकारी बने। अब इसी से आप प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्न निकालें। जैसे अधोलिखित तथ्यों पर विचार करें। एक क्वेश्चन नंबर 1, हिमालयी क्षेत्र की अस्थिर प्रकृति। नंबर 2, तपती धरती, पिघलते ग्लेशियर। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ व वर्षा। नंबर 4, हिमालय के आकार व आयतन में संतुलन। कूट की सहायता से बताइए कि जोशीमठ में जमीन दरकने के लिए उपरोक्त में से कौन कौन से तथ्य जिम्मेदार हैं। ए 1, 2 व 4, बी 1, 3 व 4, सी 1, 2 व 3, डी 2, 3 व 4। तो स्वाभाविक सी बात है कि चौथा विकल्प जो संतुलनकारी है वह दरकन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस नाते 1, 2, 3 पर टिक लगाएं और वो होगा सी। मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन नोट करें। हिमालय पर्वत तंत्र की अस्थिरता के मद्देनजर विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करें। इन परियोजनाओं पर जलवायु परिवर्तन के असर की परीक्षा करें। इसे इन्हीं आलोकों में 20 अंक और 250 शब्द के परिप्रेक्ष्य में लिखें। एक निबंध का प्रश्न नोट करें। प्रकृति संतुलन की हेतु है मानवीय हस्तक्षेप की सीमा तय होनी चाहिए। इस पर आप एक निबंध लिखें बढ़िया से, 1000-1500 शब्द का। साक्षात्कार का प्रश्न, आप तो उत्तराखंड के ही हैं, जोशीमठ पर कुछ कहें। तो इस तरीके से जब किसी भी मुद्दे पर आपके अंदर प्री मेन इंटरव्यू की बातें रेज होने लगे, चीज़ों को व्यापक परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य में आप समझने लगे, तो समझ लीजिए कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं।
थोड़ा सा काम आप लोग हमारे भी अच्छे दिनों के लिए करें। उसमें ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, हमारी बातों को मानें, और साथ साथ अगर यूपीएससी टॉप करना हो, स्टेट की परीक्षाएं टॉप करनी हो, ख़ासतौर पे हिंदी माध्यम में, तो एक बार कानपुर का रुख ज़रूर करें। आप ज़िंदगी का हमें 1 साल दें, हम आपको आईएएस टॉप करा देंगे। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जो ख़ास तौर पर उत्तराखंड के लिए होगा, और टॉपिक होगी भाषा का मानकीकरण, जो कमिंग मुख्य परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ निबंध भी भेजे जा रहे हैं। धन्यवाद।